नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नेटबॉल प्रतियोगिता में खेलों का रोमांचक प्रदर्शन। ग्राम सुमेधा के निवासी नोटिस से परेशान। देश के प्रकृति परीक्षण अभियान में लोगों ने लिया भाग। अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग कोरबा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शालेय नेटबॉल प्रतियोगिता का द्वितीय दिवस संपन्न हुआ, जिसमें नेटबॉल के 14 एवं 19 वर्ष के बालक बालिकाओं की विभिन्न टीमों ने मैच खेला। देश भर से आए खिलाड़ियों ने बताया कि वे नेशनल खेलने कोरबा आए हैं। नेशनल खेलने के पूर्व खिलाड़ियों ने अनेक लेवल पार किया, जिसमें सबसे पहले ब्लॉक लेवल खेला जाता है। उसके बाद जिला व राज्य स्तरीय खेलने के बाद खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर में खेलने का मौका मिलता है। मेहनत तो बहुत लगती है और सबसे पहले ब्लॉक में खेलना पड़ता है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट लेवल खेलना पड़ता है और फिर जाके हम लोग नेशनल में चयनित होते हैं। कितने सालों से आप खेल रहे हैं? मैं करीब 4 साल से खेल रही हूँ। स्टेट लेवल में मैं 4 बार से गई हूँ। यही छत्तीसगढ़ में स्टेट लेवल होता है पहले तो, फिर नेशनल इस बार छत्तीसगढ़ में ही हो रहा है, तो इस बार छत्तीसगढ़ में खेल रहे हैं। और पिछले टाइम दिल्ली में हुआ था, तो दिल्ली गए थे पिछले टाइम नेशनल। कितना आप उनको कहाँ आप तक जा चुके हैं? अभी तक तो 2 ही बार नेशनल गए हैं, एक यहाँ अभी और पिछले टाइम दिल्ली गए थे। हाँ, मैं नेटबॉल 1 साल से खेल रहा हूँ। अब हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम पूरा मेहनत कर रहे हैं हम इधर अब पहुँचने की। वो समय बहुत पहले ख़राब था नेटबॉल का, लेकिन अब धीरे धीरे बेटर हो रहा है। लोग नेटबॉल पहले खेलते नहीं थे, लेकिन अब लोग धीरे धीरे नेटबॉल मतलब पॉपुलर हो जा रहा है। और हमें भी पहले नेटबॉल, हमारे पेरेंट्स वैसे मना करते थे कि नेटबॉल ऐसा कोई घटिया स्पोर्ट है ऐसे, लेकिन हमने फाइनली उन्होंने देखा कि नेटबॉल कितना अच्छा स्पोर्ट है। वैसे भी लड़कों का स्पोर्ट माना चाहता है, लेकिन अब लड़के भी खेलने आते हैं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम आशा करते हैं इस टूर्नामेंट में आगे बढ़े और इस टूर्नामेंट से भी आगे जाकर अपने देश का नाम रोशन करें। इससे पहले कहाँ खेले हैं? इसके पहले हम 2-3 कंपटीशन कर रखे हैं। हमने पहले तो सिलेक्शन होती है ISSO की, हम वहाँ श्रीनगर में भी खेल चुके हैं, असम में भी खेल चुके हैं और केरला में भी खेल चुके हैं। अभी हम लोग राष्ट्रीय स्तरीय शालेय नेटबॉल स्पर्धा में भाग लेने आए। यहाँ पर अंडर 14 और अंडर 19 2 विभागों का गर्ल्स बॉयज का मैचेस हो रहा है। नेटबॉल के बारे में थोड़ा बताएंगे सर। नेटबॉल एक सर इंटरनेशनल गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है और ये बहुत प्रचलित है। इसमें अभी अधिकतर सभी राज्यों की टीम ने यहाँ पर हिस्सा लिया हुआ है और इसी प्रकार हम भी यहाँ पर हिस्सा लेने आए हैं। नेटबॉल का क्या फ्यूचर इंडिया में खिलाड़ी खेल रहे हैं? नेटबॉल का अलग अलग स्टेट में उनके गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग उनको सुविधाएं दी जाती है, इसलिए सभी स्टेट में अलग अलग सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलती आ रही है। ग्राम सुमेधा के निवासी तहसीलदार के द्वारा जारी किए गए नोटिस से परेशान हैं। भेजे गए नोटिस में बेजा कब्जा करके शासकीय जमीन पर घर बनाने का उल्लेख है, इसलिए ग्रामीण तहसीलदार ऑफिस पहुंचे थे। ग्रामीणों ने बताया कि सन 1991 में आए बाढ़ से ग्राम सुमेधा के निवासियों को सुरक्षित स्थान नागिन भाटा में पुनर्वास नीति के तहत बसावट दिया गया था, जिस पर लोग यहां घर बनाकर रहने लगे हैं। अब उन्हें तहसीलदार द्वारा नोटिस भेजकर जगह खाली करने का निर्देश दिया जा रहा है। नोटिस का कैसे जवाब दोगे? इतने सालों बाद, जैसे आप तो वहाँ काबिज थे, अब अचानक नोटिस मिला तो क्या करेंगे आप? अब हम यही सरकार से यही कहेंगे कि भाई इतना साल से मतलब 91 में बाढ़ आया, 91 में बाढ़ आया तो हमारा घर एकदम क्षति हो गया पूरा। हमने शासन द्वारा हमें लकड़ी, बांस, बल्ली, मौजा दिया गया और बसाया गया। यही तो जवाब है सर। नहीं तो फिर अचानक ऐसा कैसा इतने सालों बाद कैसे हटाने का ये तहसीलदार? ये तो तहसीलदार साहब के क्या कहेंगे उसको तो नहीं मालूम है। बाकी कोई शिकायत किया होगा सर, तब तो ऐसा ही हुआ है। ये तो 34 साल बसे हुए आदमी को ऐसे कौन हटा सकता है? कितनी बस्ती होंगी वहाँ?
वहाँ कम से कम 300, 250, 300 करीब करीब है। और सारे लोग बेजा कब्जा है। सर पूरे सारे लोग बेजा कब्जा है, बाकी हम लोग के ऊपर ये चलाया जा रहा है। अब पूरे आदमी को नहीं दिया है ये सब नोटिस। क्या नोटिस मिला है जिसका जवाब देने के लिए तहसीलदार कार्यालय आए हुए हैं आप? जी, हम लोग 91 में बाढ़ आया था ग्राम सुमेधा में, और बहुत ज़ोरदार घर मकान को क्षति पहुंचा, जिसके कारण कलेक्टर मौखिक रूप से हम लोगों को बोले कि जाओ वहां जा कर के अपना उचित स्थान व्यवस्था बना लो, ताकि बार बार बाढ़ का संकट मत करना पड़े। और इसी कारण से हम लोग 91-92 से यहाँ नागिन भाठा में आकर के बस गए, निवास कर रहे हैं। और गांव के साल बाद गांव के कुछ लोग आपत्ति की हैं कि आप लोग बेजा कब्जा जबरदस्ती आके यहाँ बसे हैं। तो इतने दिनों तक कुछ आपत्ति हुआ नहीं, और आज कुछ लोग शिकायत की है। तो कितने लोग को तहसीलदार की तरफ से नोटिस मिला है? लगभग 120 लोगों को तहसीलदार के द्वारा नोटिस दिया गया है, और उसमें दिया गया है कि 2 दिवस के भीतर आप जवाब प्रस्तुत करें, नहीं तो अर्थदंड 10,000 रुपये लग सकता है, और नहीं तो आपका मकान टूट सकता है, ये बोले। हाँ, बताएंगे क्या परेशानी थी तो ऐसा नोटिस मिल गया आप लोगों को? सुनिए सर, ये बात जो है बहुत पुरानी है। सन 91-92 में भीषण बाढ़ आया। अरन नदी में हमारा गांव जो है पूरा बाढ़ के चपेट में आया। तत्कालीन जो कलेक्टर महोदय थे, उन्होंने परिस्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया कि जो डीप है उससे ऊंचे स्थान में आप लोग जाके बसिए। और उनके आदेश अनुसार हमारे गांव के जो डुबान में प्रभावित लोग थे, पूरे गांव के लोग थे, उन्होंने अपना घर आशियाना बनाना शुरू किया। आज 34 साल है। 34 साल में आज हमें जो लेटर मिला है उसमें ये लिखित है कि आपने बड़े झाड़ के जंगल को काट करके बेजा कब्जा करके आप अपना निवास बनाए हैं, जो कि दंडनीय आपराधिक दंडनीय है। तो महोदय जी, मैं उस शासन से ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय वो बस्ती जंगल था, आज बस्ती बन गई। वहाँ पे मौलिक सुविधाएं जो मिलती है सरकार की ओर से, हॉस्पिटल, बिजली, रोड, सड़क, सारी सुविधाएं दी गई है। फिर भी आज हमारे नागिन भाठा को, जिसको हम नागिन भाठा कहते हैं, आज उसको बड़े झाड़ के जंगल के रूप में हमको बताया जाता है। और आरोप ये लगाया गया कि आप जंगल को काट करके वहाँ पे निवास कर रहे हैं। तो बताइए, यहाँ पे जहाँ पे जंगल शब्द आता है वहाँ पे सारी सुविधाएं क्यों मुहैया किया जाता है? शासन प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ, जो जंगल है उसमें हॉस्पिटल क्यों बना? किसके लिए बना? रोड किसके लिए बना? बिजली क्यों गई? भवन क्यों बना? सामुदायिक भवन बना, सारी फैसिलिटीज दी गई हमें नगर निगम से। फिर जंगल कैसे हुआ? अब जंगल है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? वन विभाग क्यों ऑब्जेक्शन एनओसी थोड़ी दिया हो? हम सारी समस्याओं में उलझे हैं गाँव वाले। ये प्रशासन के लोग हमको उल्लू बना रहे हैं। कभी जंगल कहते हैं, कभी नागिन भाठा कहते हैं, वोटर आईडी में नागिन भाठा लिखाता है, और जब नोटिस देने की बात आती है तो जंगल लिखता है, काला जंगल। ये सारी समस्याओं से हम लोग बिल्कुल परेशान है, और इसीलिए तहसीलदार साहब ने नोटिस दिया है कि आप लोग जंगल को काट करके मकान बनाया, बाड़ी बनाया, सारी बात। तो महोदय जी, हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि अगर हम गलत हैं, हमारे पूरे गांव को डोजरिंग कर दीजिए और फिर हम जंगल बना दीजिए, उसको पुनः जंगल बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जिस जगह पहले रहते थे, क्या वह जमीन आप लोगों की पर्चे पट्टे की जमीन? जी, जमीन पट्टे उस समय थी, और डुबान की वजह से यहाँ दिया गया। हाँ। तो आपने कभी पट्टे का आवेदन नहीं दिया क्या प्रशासन? पट्टे का आवेदन दिया गया सर। देखिए, पीली कोठी दीनदयाल मार्केट में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का रसपान पंडित सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी द्वारा व्यासपीठ पर विराजित होकर श्रोतागण को कराया जाएगा। कथा का संचालन 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मध्याह्न 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक किया जा रहा है। महाराज जी ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के वाचन व श्रवण से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
संसार दुखों का सागर है। सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आराधना ही एकमात्र मार्ग है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ समय हरि भजन में लगाना चाहिए। कोई आलोचना करने वाले लोगों पर मेरा ध्यान नहीं जाता। मुझे कोई, क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है, देखिए सनातन को आप समझ लीजिए पहले शब्दों में, वो शब्द ही अपने आप में आपको शंखनाद कर रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। सनातन की प्रक्रिया अर्थात सन यानी अत्यंत मूल प्राचीन काल से जो चली आ रही है, एक मनुष्य में मनुष्यता है सनातन, एक इंसान में इंसानियत। मनुष्य तो हो गया, आप आ गए, वो 2 आंख कान नाक से घूम रहा है मनुष्य, तो वो पूरा थोड़ी हुआ। कल मैंने अपनी बात में कहा था कि एक बड़ी अच्छी बात मैंने स्मरण में आई थी कि दुर्लभम त्रयमेतत्, 3 तथ्य जो है बड़े दुर्लभ है, जो सनातन सिखाता है। दुर्लभम त्रयमेतत् देवा अनुग्रह हेतुकम, ये केवल ऊपर वाले की कृपा से हमारी बुद्धि में जागृति में आता है। मनुष्यतम मुमुक्षतम महापुरुष संश्रया, 3 चीजें। मनुष्यतम, आपको मनुष्य हो गए लेकिन मनुष्यता नहीं आई तो फिर किस काम का मनुष्य? फिर तो इसीलिए तो आप मनुष्यों से कहते हैं कि क्या गधे जैसा घूम रहा है करके, यानी उसमें जो तत्व मिल रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ द फैक्टर। इस श्रीमद् भागवत का ये आयोजन सम्मानीय परम धर्मावलंबी रामेश्वर शर्मा जी के यहाँ उनकी धर्मपत्नी अखंड सौभाग्यवती गंगोत्री देवी के स्मृति में उनके बच्चे विकास और प्रकाश दर्शन के द्वारा आयोजित है। और ये कथा नित्य प्रति मध्याह्न 3 बजे से सायंकाल 6 बजे तक संचालित है। यहाँ सच्चिदानंद का आनंद है और कोरबा धर्मावलंबी नगरी है। आपको अपने सांसारिक कामों से यदि समय मिले आप जरूर आइए और इस कथा श्रवण का आनंद लीजिए। राधे राधे। कोरबा जिले में देश का प्रकृति परीक्षण अभियान सह समन्वयक डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा के नेतृत्व में शिव औषधालय निहारिका में आयोजित किया गया। इस प्रकृति परीक्षण शिविर में 600 लोगों ने अपना प्रकृति परीक्षण कराया। इस दौरान डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने सभी का प्रकृति परीक्षण कर उन्हें उनकी प्रकृति अनुसार आहार विहार विचार परामर्श एवं उपचार के विषय में विस्तार से बताते हुए उन्हें उनकी प्रकृति का डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया। प्रकृति परीक्षण कराने आए लोगों ने अपना प्रकृति परीक्षण कराकर अपनी प्रकृति के विषय में जानकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस आयोजन की प्रशंसा की। सह समन्वयक डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि जिस तरह से पूरी सृष्टि का निर्माण 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से हुआ है, उसी तरह हमारा शरीर भी पंचभौतिक है। मैंने किया है संकल्प स्वास्थ्य का, जिसका आधार है आयुर्वेद का। आयुष मंत्रालय भारत के देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के अंतर्गत निःशुल्क प्रकृति परीक्षण, आहार विहार व्यवहार एवं विचार परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन श्री शिव औषधालय MIG 20 RP नगर फेज 2 में प्रकृति परीक्षण अभियान के यहाँ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, आयुष के संयुक्त संचालक डॉक्टर सुनील दास जी, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के प्रांतीय संयोजक रजिस्ट्रार आयुर्वेदिक होम्योपैथी यूनानी चिकित्सा बोर्ड के रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय शुक्ला जी, जिला आयुर्वेद अधिकारी कोरबा डॉक्टर उदय शर्मा जी, जिला समन्वयक डॉक्टर पवन मिश्रा जी के निर्देशन एवं तत्वाधान में मार्गदर्शन में यहाँ आयोजित किया गया परीक्षण शिविर। इसमें लगभग 600 लोगों ने यहाँ शिविर का लाभ उठाया, अपना प्रकृति परीक्षण कराया, जिसमें उनको उनकी प्रकृति का परीक्षण कर उनके प्रकृति के अनुसार कैसा आहार विहार करना चाहिए, कैसा उनका विचार होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस विषय में सभी को व्यक्तिगत रूप से प्रायोगिक परामर्श एवं उपचार के बारे में बताया गया कि किस तरह किस उपायों को अपनाकर वे अपनी प्रकृति के अनुसार प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर सुखी एवं आनंदित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मछली पालन व्यवसाय में स्थानीय मछुआरों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा मछुआरा संगठन को पहली प्राथमिकता देते हुए सरकारी तालाब दिया जाएगा।
पहले पंचायत की ओर से मछली पालन का व्यवसाय करने वाले किसी भी व्यक्ति को तालाब को लीज दे दिया जाता था, लेकिन अब ग्राम पंचायतों के सरकारी तालाबों को मछुआ संगठनों को ही दिया जाएगा, ताकि लंबे समय तक वे मछली पालन से जुड़कर व्यवसाय को विस्तृत रूप दे सकें। मछुआ सहकारी समितियों को सरकार की ओर से प्रशिक्षण के साथ ही जाल और आइस बॉक्स भी प्रदान किया जाता है। मछुआरों को प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाया जाता है कि वह तालाबों में मछली पालन कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन सकें। जिले में मछली पालन की योजनाओं का लाभ जो भी मछली पालन से जुड़े हुए हैं, मछुआरे हैं, मछुआ सहकारी समितियों को प्राथमिकता है तालाब पट्टा आवंटन के लिए। इसके अलावा भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो समूह हैं उनको भी मछली पालन की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। सर पहले इनके द्वारा मछली पालन को तालाब को दिया जाता था सर पहले? शासन की मछुआ नीति के अंतर्गत पहले भी मछुआ जाति के लोगों को ही प्राथमिकता थी, मछुआरा समूह समितियों को अभी भी वही है। जिले में ग्रामीण तालाबों की संख्या था 4481 है और उसका जल क्षेत्र है 3058 हेक्टेयर। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग से योजनाएं और क्या क्या चल रही है? मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन की बहुत सारी योजनाएं हैं। कोई भी किसान जी या मछली पालक इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, वो व्यक्ति मछली बीज उत्पादन से लेकर के मछली बेचने और उसके प्रोसेसिंग तक, कोल्ड चेन सिस्टम तक पूरा लाभ ले सकते हैं। इसमें तालाब मछली बीज उत्पादन के लिए हैचरी, संवर्धन पोखर, मछली पालन के लिए तालाब का निर्माण, मछली को उन्नत तरीका से विकसित करने के लिए पॉन्ड लाइनर की तकनीक, RS की तकनीक, इंटेंसिव कल्चर, केज कल्चर, इस सब के लिए जो है मछली पालन विभाग के द्वारा योजनाएं संचालित है। सर अब संगठन को देने के लिए ही सरकार ऐसा क्यों सोची है? संगठन को ही नहीं देती है सरकार, सभी वर्गों के लिए है, सबके लिए है। मछुआ सहकारी समितियां चूंकि इसी के नाम से रजिस्टर्ड रहती हैं, इसलिए मछुआ सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे तालाब निर्माण समिति को ही संगठन को थोड़ी दिया जाता है, जिसके पास जमीन है उनको दिया जाता है। और जो भी इंडिविजुअल है, व्यक्ति मूलक बहुत सारी योजनाएं हैं। समिति को तो केवल सहकारिता की जितनी समिति की को दी जाने वाली योजना है उसके लिए प्राथमिकता है। बाकी कोई भी व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार का कितना भी मछली व्यवसाय और पालन का काम कर सकता है। जिले में कुल कितने मछुआरे रजिस्टर्ड? जिले में कुल 8000 मछुआरे। ग्राम धर्मपुर में वीर श्रद्धांजलि क्रिकेट कप प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। विधायक प्रेमचंद पटेल ने क्रिकेट खेलकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं क्रिकेट कप में 30 टीमों ने भाग लिया। विधायक प्रेमचंद पटेल ने कहा कि इस खेल प्रतियोगिता से बच्चों की शारीरिक क्षमता बढ़ेगी और खेल खेलने से बच्चे स्वस्थ रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि खेल को खेल की भावना से खेला जाना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी और स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए। अपनी योग्यता का, अपने प्रतिभा का और प्रदर्शन करेंगे और सभी प्रयास करेंगे कि पहला स्थान, दूसरा स्थान आने का। और कई टीमों से ये प्रतियोगिता का और कार्यक्रम होगा, क्योंकि एक टीम से कोई प्रतियोगिता का संचालन नहीं होता। पहला स्थान नहीं आएगा जिनका हमेशा निरंतर और अभ्यास रहता है। अभ्यास करने से ही और हमको उचित स्थान प्राप्त होगा। तो हम मन से भी खेलें, क्योंकि जब मन से हारते हैं, जीतते हैं तो हमारा उत्साह, मनोबल बढ़ता है। तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत, कबीरा कहे पाइए मन की ही पड़ती थी। तो हम सब मन से ही, हम जब हार मान जाएंगे तो हम आगे नहीं खेल पाएंगे। हमको हार नहीं मानना है,
अपने के सभी को अपने लिए जीत के लिए खेलना है। ऐसे कबीर की वाणी में हम सब निश्चित रूप से उनके वाणी को सार्थक करेंगे और हम सब जीत के लिए खेलेंगे। धन्यवाद। कोरबा में पुलिस द्वारा अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। मारपीट कर शहर की शांति व्यवस्था को भंग करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जा रहा है। इसी कड़ी में कोतवाली थाना अंतर्गत पानी टंकी बस्ती में 2 युवकों ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी थी। मारपीट की घटना में युवक को काफी चोट लगी, जिसकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी विजय और गोलू को गिरफ्तार कर उनकी ही बस्ती से आरोपियों का जुलूस निकालकर लोगों को संदेश दिया कि क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। गुंडागर्दी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, गुंडागर्दी 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 नहीं करेंगे। कोरबा कोतवाली के संजय नगर पानी टंकी के पास में 2 दिन पहले एक संजय नगर में छट्टी चल रही थी, जहां पर विनोद कश्यप आया हुआ था। वहीं पर संजय नगर के रहने वाले हैं दीपक, विकास, गोलू आदि भी वहां पर पहुंचे हुए थे। मोबाइल में बैटरी कम होने से विनोद प्रार्थी से मोबाइल चार्जर की बात मांग की गई। चार्जर देने से इनकार करने पर ये उसको गंभीरता से ले लिए और इसी बात को लेकर लाठी डंडा से उनके साथ में मारपीट की गई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध है। कल दिनांक को मौके पर घटनास्थल पर पहुंचकर इनको संजय नगर से तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ करते हुए उन्हें लाया गया था, जिस पर उसकी वैधानिक कार्रवाई की गई है और अलग से प्रतिबंधक कार्रवाई की गई है। हाँ, पहले भी पूर्व के अपराधी हैं, पहले भी अपराध यहाँ पर पंजीबद्ध है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? सोच सकता हूँ ना थोड़ा, मतलब 2-3 मिनट का टाइम है ना? नहीं, उतना टाइम तो नहीं है सर। उड़ीसा, एमपी। नहीं सर, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा। आपका जवाब सही नहीं है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्रिसमस, क्रिश्चियन लोग को हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू सो मच। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? मुझे तो नॉलेज नहीं है, साफ बोलना, खुश रहना। चलिए ठीक है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मेरे कोरबा वासी हो सबसे खुश रहे और अच्छा से रहे, बस। थैंक यू सो मच। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। नहीं सर, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा। आपका जवाब सही नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें पूछ रही हैं और हमें ज्ञात होना चाहिए कि राज्य की सीमा कितनी होनी चाहिए। और मैं अपना अनुमानता बताया और आए दिन क्या है, राज्य की सीमा भी बढ़ती जा रही है और ज्वाइंट होते जा रहा है। तो नॉलेज अपडेट होना चाहिए, यही मेरा मैसेज है छत्तीसगढ़ निवासियों को। ओके सर, थैंक यू सो मच। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? कितने राज्यों को? 6 राज्यों को। आप जवाब के बहुत नज़दीक हैं, पर आपका जवाब सही नहीं है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओके, थैंक यू सो मच। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? सीमा नहीं पता आपको? 22। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? चलिए ठीक है, थैंक यू। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है?
छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 13। नहीं सर, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा, आपका जवाब सही नहीं है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 6 राज्यों को मेरे ख्याल से स्पर्श करती है, जिसमें कि मेरे को तो पूरा याद नहीं है। फर्स्ट है यूपी, नहीं सॉरी एमपी, मध्य प्रदेश, एक उड़ीसा, झारखंड और एक है, 3 ही याद आ रहा है यार, पूरा तो याद नहीं आ रहा है। आप आंसर के बहुत करीब हैं, पर आपका जवाब पूरी तरीके से सही नहीं है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यहाँ के रहवासियों को क्या मैसेज दूँगा, कुछ बोलना नहीं चाहता, बस इतना ही बोलने के लिए मैं वही क्वेश्चन क्या हो रहा है कह के पूछने आया था। चलिए ठीक है, थैंक यू। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 7 राज्य को स्पर्श करती है। आर यू श्योर सर? श्योर। आपका नाम? मेरा नाम शेख सिराजुल इस्लाम। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको दिया जाता है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है सर आपको जीत के? एकदम अच्छा लग रहा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहेंगे जो वंदे मातरम चैनल अच्छा इंसानों के लिए बेहतरीन। ओके सर, थैंक यू सो मच। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 7 राज्य को। आर यू श्योर? हाँ। आपका नाम? काजल सिंह। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट जो हमारा गिफ्ट है वो पहले विनर को जा चुका है। तो आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? बस यही, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और पोल्यूशन कम से कम करें। थैंक यू सो मच। आज का हमारा सवाल था, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? जिसका सही जवाब है 7 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है एस के सिराजुल इस्लाम जी ने, जिनको दिया गया वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में, कम शुल्क में, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार।
घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993 000 683 और 877002 0185।